नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 सांख्यिकी का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.066 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। तो दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 सांख्यिकी थोड़ा सा गणितीय टाइप से मत थोड़ा कठिन माना जाता है, बट अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से सारे सवाल हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल सरल सवाल आती है। बस सवाल आप फार्मूला अगर आपको याद है तो आप प्रश्न को याद कर लेंगे। 4 यूनिट है, 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रत्येक यूनिट से 25 प्रश्न रहेगा, ठीक। तो कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं है। आपको ये चीज़ क्लियर है? 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप 75 प्रश्न को, कोई भी 75 प्रश्न आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए 75 में से। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आप प्लेलिस्ट 401 अर्थात आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज के ग्रुप पे, जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोग जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैंने एक शब्द कहा कि यह पेपर थोड़ा सा कठिन माना जाता है, और खास करके यूनिट 4 जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक, ये और टफ माना जाता है, गणित होता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हैं, कई बार इन प्रश्नों को देखिए, बस इतने में से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है 7 बजे कोशिश करेंगे हल करने का, तो 7 बजे आप लोग आ जाया करिए, ठीक है। प्रश्न है, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ए माध्यिका, बी मानक विचलन, सी मध्यमान, डी बहुलक। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है तो ए माध्यिका। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। ए बहुलक, बी प्रसार, सी चतुर्थांक, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी प्रसार। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है तो प्रसार। अगला प्रश्न है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। ए आवृत्तियां, बी वर्ग सीमाएं, सी चतुर्थांक, बी डी मध्य बिंदु। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, ए आवृत्तियां। अगला प्रश्न है, प्रतिमान प्राप्तांक हैं। ए सिग्मा या जेड प्राप्तांक, बी टी प्राप्तांक, सी स्टेनाइन प्राप्तांक, डी उपरोक्त सभी। तो प्रतिमान प्राप्तांक हैं, सही जवाब हो जाएगा 4 का डी उपरोक्त सभी। सिग्मा या जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, स्टेनाइन प्राप्तांक। ध्यान रखना, इसमें 9 संख्याएं होती स्टेनाइन में, स्टेन में 10, तो दोनों आप याद रखना। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान यम सदैव होता है। महत्वपूर्ण है। तो जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान यम सदैव होता है। ए 0, बी 1, सी आधा, डी 2। सही जवाब हो जाएगा ए 0। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव कैसे होता है? 0, 0। ए इसका सही जवाब है। मानक विचलन ध्यान रखना 1 होता है, ठीक है। जेड प्राप्तांक का मध्यमान सदैव 0 होता है और जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव 1 होता है। दोनों एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखना, सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, दोनों में आया हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में इसके पहले 2 बार, ध्यान रखना, वार्षिक एग्जाम था, तो सारे प्रश्न आज भी रिपीट करते हैं, देखा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोग प्रश्नों को जवाब देते चलें, इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न याद होता जाएगा, ठीक है। आप साथ में बने रहेंगे, भूलेंगे नहीं। और आप लोग 7 बजे आ जाया करिए, हम लोग 7 बजे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है।
टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था ए कार्ल पियर्सन ने, बी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सी मैककॉल ने, डी गिलफोर्ड ने। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना सी मैककॉल ने। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, टी स्कोर का प्रयोग मैककॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया था। दोनों याद होना चाहिए। टी स्कोर का प्रयोग मैककॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया था। गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ए किसी तालिका से, बी ब्लूप्रिंट से, सी किसी ग्राफ से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी ब्लूप्रिंट। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। ए 9 बिंदु वाली, बी 8 बिंदु वाली, सी 5 बिंदु वाली, डी 10 बिंदु वाली। ध्यान रखना, स्टेनाइन ऐसे याद रखिए, 9 मतलब 9। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। सही जवाब हो जाएगा ए 9 बिंदु वाली। यहीं पर स्टेन होता तो 10 बिंदु वाली। ठीक है, तो स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है तो 9 ऐसे याद रखिए। 9 स्टेनाइन मतलब 9 होता है, 9 बिंदु वाली। स्टेन 10 मतलब 10 होता है, फिर 10 बिंदु वाली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेनाइन। तो स्टेनाइन है तो 9 बिंदु वाली। अगर यहीं पर स्टेन होता 10 बिंदु वाली। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखिए। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है तो 9 बिंदु वाली। भूलना नहीं, बहुत आसान है, दोनों पूछा गया। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, स्टेन प्राप्तांक 10 बिंदु वाली होती है, स्टेनाइन 9 बिंदु वाली, स्टेन प्राप्तांक 10 बिंदु वाली। दोनों याद रखना। देखिए री एग्जाम में 21-22 में पूछा गया है ये भी, तो दोनों एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है। ए या सदैव प्लस माइनस मतलब +1 से -1 के मध्य होता है। बी या सदैव +1 से 2 के मध्य होता है। सी या -1 तथा 3 के मध्य होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए या सदैव +1 से -1 के मध्य में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार होते हैं। ए मात्रात्मक सहसंबंध, बी गुणात्मक सहसंबंध, सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध, डी भ्रमात्मक सहसंबंध। सहसंबंध के प्रकार होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। एक क्रम कोट अंतर्विधि, बी गुण आघूर्ण विधि, सी क्रम कोट तथा गुण आघूर्ण विधि दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी क्रम कोट तथा गुण आघूर्ण विधि दोनों। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर्विधि का संकेत चिन्ह है। ए सिग्मा बी एम, सी रो डी Q3। सही जवाब हो जाएगा सी रो। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर्विधि का संकेत चिन्ह है तो रो। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है। ए स्पीयरमैन द्वारा, बी कार्ल पियर्सन द्वारा, सी कोलमैन द्वारा, डी फ्रायड द्वारा। तो गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना बी कार्ल पियर्सन द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। तो ए जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं, बी जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, सी जिसके दोनों ओर विचलन नहीं होते, डी उपरोक्त सभी। तो केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। सही जवाब हो जाएगा 14 का, बी जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ए सहसंबंध, बी मध्यमान, सी टी परीक्षण, डी सार्थकता का स्तर। सही जवाब हो जाएगा 15 का, बी मध्यमान। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है। मध्यमान मतलब होता है समांतर माध्यिक तरह से संख्याओं का योग। देखिए मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग ऊपर अपान संख्या n। मान लीजिए 10 संख्या है, 10 संख्याओं का योग कर दिए बटे 10 कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसे जोड़ लीजिए। सब मध्यमान बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग। कितनी संख्या हो रही है यहाँ पर देख लीजिए, 2, 3, 5 हो गया, 5, 5, 10, तो 10, 20, 10, 30, 35, 7, 42 हो गया। तो 42 बटे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ जाएगा, 6, 7, 42, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना उत्तर आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोग 7। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना बी 7। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिए, बहुत सरल है।
जो लोग मैथ नहीं पढ़े हैं उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। आप जोड़ लीजिए बटे जितनी संख्या है उतनी से भाग दीजिए। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, 6 से भाग दे दीजिए। बहुत आसान है, आप लोग सॉल्व कर ले और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। समांतर बात बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा का योग देखने जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 10 + 15 भागे 6, तो 6 संख्या है तो 42 आ जाएगा। जोड़ने पर 42 बटे 6 बराबर 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं 11 15 12 10 25 23 17 का माध्यांक मतलब माध्यिका पूछा है। तो ध्यान रखना, पहले देखिए माध्यम, इसमें संख्याएं विषम है कि सम है, क्योंकि दोनों का फार्मूला अलग अलग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या विषम है। जब विषम संख्या होती है तो आपको पता है फार्मूला बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद। मान लीजिए इसे 7 है, 7 + 1/2 मतलब चौथा पद हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर, 7 + 1/2वां पद मतलब चौथा पद आ जाएगा। 8/2 मतलब चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, पहले जैसे सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग कहते हैं, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 11, उसके बाद नहीं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 11 12, उसके बाद 15, फिर 17, 17 के बाद फिर यहाँ काउंट बड़ा आ जाएगा 25। ठीक है, 7 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो रहा है, कोई मैंने छोड़ा है। हाँ 25, 25 के बाद जो है, नहीं देखिए 10 हो गया, 11 12 23 मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर 23 लिख दीजिए। ठीक है, अर्थात 10 11 12 15 17 23 25। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। और मैंने कहा जब संख्या विषम हो तो क्या होता है, n+1/2वां पद मतलब 7 + 1/2 मतलब चौथा पद। तो इसमें चौथा पद कौन सा आएगा, 1 2 3 4 15 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये ए हो जाएगा। क्लियर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ध्यान रखना, ए हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रखना। अगर यही संख्या सम होती तो सम संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो n/2 2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे का बटा 100। इसे मान लीजिए सम संख्या 6 है, 6/2 अर्थात 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 6/2 + 1 मतलब कि चौथा, अर्थात तीसरा पद प्लस चौथा पद। इसमें तीसरा पद क्या आया था, 10 11 12, 12 आया था और फिर 15। ठीक है, तो 12 आया था और 15, तो 12 + 15/2वां पद इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो कितना है, 15 10 25 तो 27/2 अर्थात 13 दूनी 26, 13.5 आ जाता है जब सम होता तो ये नियम आप लोग ध्यान रखना, दोनों में काम देगा। ठीक है, और वही क्रम में पहले हम लोग व्यवस्थित किया, और वही क्रम मतलब होता है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो 10 11 12 15 17 23 25। जब सब पदों की संख्या विषम हो तो फार्मूला मैंने क्या बताया, n/1/2वां पद। तो यहाँ पर 7 + 1/2 कर दिए, मतलब चौथा पद हो जाएगा, 15 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सबसे प्रश्न हर साल आता है, तो आप लोग भागना नहीं है। और इस यूनिट से 25 क्वेश्चन आएगा, तो इन प्रश्नों को पूरा एकदम, मैंने कहा ना लगभग 111 प्रश्न है, सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए, निश्चित रूप से इसी से एग्जाम में आएगा, सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कुछ मत करिए, मैंने कहा है पेपर थोड़ा कठिन माना जाता है, आप लोग अभी से बार बार इन प्रश्नों को हल कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है, हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं, ए सहसंबंध बी मध्यमान सी बहुलांक डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा है अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना आप लोग, सी बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे अधिक बार आए। जैसे मान लो एक लाइन में संख्या दिया गया 5 10 बार आया, बाकी और चीजें 5 बार 6 बार आया, तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक कहलाता है। ठीक है, सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है देखिए अब इसमें आ गया क्वेश्चन में संख्याओं 5 6 7 5 5 8 5 8 3 5 का बहुलक है। मैंने क्या क्या बहुलक मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही बहुलक हो जाती है। तो इसमें देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार आ गया। अब 6 6 एक बार ही आया, 6 जो है एक बार आया, ठीक है। और 7 7 जो है ये भी एक बार आया है। 7 8 जो है 2 बार आया है, ठीक है। 8 जो है 2 बार आया है। 3 जो है एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, 5। सही जवाब इसका हो जाएगा ए, 5। क्लियर है। तो बहुलक मतलब यही होता है, संख्या गिन लीजिए, बहुत आसान है। अब बताइए आप इसमें गणित आए न आए, आप गलत कर दे रहे हैं तो किसकी गलती है, आपकी। सबसे आसान काम है, अगर बहुलक पूछे बहुलांक पूछे तो संख्या दी गई है उसमें इसे लिख लीजिए कि पहले 5 लिख दीजिए। अब देखिए 5 कितनी बार आता है, 5 5 बार आया, ठीक है। 6 एक बार आया, 7 एक बार आया। तो इस तरह से आप देख लीजिए, जो सबसे अधिक बार आया वही उत्तर हो जाएगा। 5 5 बार आया है, ठीक है, या कोई भी संख्या जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलांक हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, 5। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है बहुलांक कहलाता है। 5 का सबसे अधिक बार 5 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः 5 उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रमाणित विचलन को प्रदर्शित करते हैं, ए सिग्मा द्वारा बी, एम द्वारा सी, एन द्वारा डी, सिग्मा द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना ए, सिग्मा द्वारा। अगला ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 दिया गया है, उस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। या फिर ध्यान रखना, आप अगर चले जाएंगे प्लेलिस्ट में तब भी आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। और यही कि जस्ट नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहां पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रमाणित विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है, इस समांतर माध्य से भी बहुलांक से, सी आवृत्ति से, डी सहसंबंध से। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, समांतर माध्य से। अगला प्रश्न है दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है, ए मानक विचलन, बी सहसंबंध, सी बहुलांक, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, सहसंबंध। अगला प्रश्न है टी स्कोर का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ए 10 + 10 जेड, बी 50 - 10 जेड, सी 50 + 10 जेड, डी 10 + 50 जेड। टी स्कोर का सूत्र क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी 50 + 10 जेड। यहाँ पर जेड का मान रख दोगे तो आ जाएगा। कई बार पूछा गया, आगरा यूनिवर्सिटी में 20 में पूछा गया, 21 री एग्जाम में पूछा गया, 22 वार्षिक एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो कई बार पूछा गया है। जेड बराबर क्या होता है, x - m/σ। तो यहाँ मतलब 50 प्लस, ध्यान रखना आप यहाँ 50 जेड की जगह पर रख दीजिए, ठीक है। तो 50 + 10 जेड का मान रख दीजिए, x - m/σ। ये आपका फार्मूला हो गया है। ऐसे पूरा पूरा पूछ सकता है, ठीक है। गलत नहीं करना, मैंने कहा कि गलत नहीं करना, कुछ नहीं पढ़े इस यूनिट को पढ़ लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कौन प्रमापीकृत प्रप्तांक नहीं है, ए जेड प्रप्तांक, बी सी प्रप्तांक, सी टी प्रप्तांक, डी मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, मध्यमान। अगला प्रश्न है जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है, ए 0, बी 1, सी आधा, डी 2। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना बी 1। जेड प्राप्तांक का मानक विचलन कितना होता है, 1, और मध्यमान कितना होता है, 0। मतलब यम जो मध्यमान है वो 0 होता है। दोनों याद रखना, मैंने कहा दोनों एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है स्टेन स्कोर, देखिए यहाँ स्टेन आ गया, स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी होती है, ए 9 बिंदु वाली, बी 10 बिंदु वाली, सी 11 बिंदु वाली, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना बी 10 बिंदु वाली। तो स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है 10 बिंदु वाली। यही चीज अगर स्टेन 9 होता तो 9 बिंदु वाली हो जाता। दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है जेड स्कोर का प्रसार है, ए 0 से 3 तक, बी -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक, सी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, डी -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक। तो जेड स्कोर का मान है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 27 का सी, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, ए मध्यमान, बी माध्यिका, सी मानक विचलन, डी बहुलांक। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, मानक विचलन।
बाकी मध्यमान, माध्यिका, बहुलक तीनों हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मानक विचलन नहीं, बाकी माध्यिका, मध्यमान और बहुलक है। अगला प्रश्न है, बहुलक या बहुलांक जो भी रहे। अगला प्रश्न है, जब मध्यमान एवं माध्यांक के अंक ज्ञात हो तो बहुलांक का सूत्र है ए 2 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान, बी 3 माध्यांक माइनस 3 मध्यमान, सी 3 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान, डी 3 मध्यमान माइनस 2 माध्यांक। जब मध्यमान एवं माध्यांक के अंक ज्ञात हो तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 3 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 मध्यमान। सी सही जवाब है। देखिए अब आ गया यहाँ पर मध्यमान पूछा है। ठीक है, 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात की। मध्यमान बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या है तो आप 5 से भाग दे दीजिए, संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5, 2, 7, 8, 7, 15, 10, 25, 5, 3, 10, 40 हो जाएगा। 40 बटे 5, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 30 का सही जवाब हो जाएगा बी, 8। आप लोग इतना ध्यान रखिए, सारे बहुत सरल है, आप लोग कर ले जाएंगे। बस आप लोग प्रैक्टिस बार बार कर लीजिए, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छे तैयार कर लीजिए, अंक डिफरेंस रहेगा, आप कर लीजिएगा। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों को जोड़ दीजिए, बटे 5 कर दीजिए, आ जाएगा 5। ठीक है, 8 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। किसने परिभाषित किया? ए रैथम, बी कैटल, सी गिलफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, इन संख्याओं का 8, 10, 13, 15, 9, 7, 8 माध्यांक है तो ए 9, बी 10, सी 11, बी डी 12। सही जवाब हो जाएगा बी 10। ठीक है, इन संख्याओं का माध्यांक पूछा है तो आप लोग निकाल लीजिए। मैंने पहले बताया आपको, पहले आपको आरोही क्रम में लिख दीजिए, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अब देखिए कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात संख्याओं की संख्या विषम है। जब विषम है तो फार्मूला क्या होता है? n+1/2वां पद। ठीक है, तो 7 पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7+1/2वां पद मतलब चौथा पद हो जाएगा। तो आप इसको आरोही क्रम में सजाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, उसके बाद 10। तो चौथा पद क्या है? 10 है। इसका सही जवाब हो जाएगा 10, 20 का सही जवाब है 32 का। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15। जब पदों की संख्या विषम है तो फार्मूला क्या होता है? n+1/2वां पद। 7+1 अर्थात 8+2 चौथा पद मतलब 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। ए प्रसार, बी मानक विचलन, सी मध्यमान, डी चतुर्थांक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, मानक विचलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त सर्वाधिक अस्थायित्व रखता है? ए माध्यिका, बी मध्यमान, सी बहुलक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, मध्यमान। ध्यान रखना, सर्वाधिक अस्थायी तो मध्यमान सबसे ज्यादा अस्थायित्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 इसका मानक विचलन पूछ रहा है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना बी, √2। ये इसका मानक विचलन है। ठीक है, फार्मूला होता है मानक विचलन का सिग्मा x - n/2 × 2। ठीक है, अपान n मतलब पदों की संख्या। ठीक है, तो मानक विचलन बराबर सूत्र होता है x - n × 2 अपान n जो पदों की संख्या है। तो इससे आप लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा विस्तार से है निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव दिया था। ए पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी गिलफोर्ड, डी मैककॉल। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना डी, मैककॉल। टी प्राप्तांक। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ए कोट अंतर विधि, बी गुणन आघूर्ण विधि, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, कोट अंतर विधि और गुणन आघूर्ण विधि दोनों। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विधि के प्रवर्तक हैं। ए पियर्सन, बी स्पीयरमैन, सी फ्रीमेन, डी गिलफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, कोट अंतर्विधि का सही सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए,
ठीक है। 1 माइनस कोष्टक के अंदर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन कोष्टक के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 कोष्टक बंद, ठीक है। ए इसका सही जवाब है, पूछा गया है। अगला प्रश्न है x बराबर 70, m बराबर 50, सिग्मा बराबर 10 तो z है, ठीक है। इसका फार्मूला जो है फार्मूले में आप रख दीजिए। z बराबर क्या होता है x माइनस एम अपान 70, तो x बराबर 70 दिया है, m बराबर 50, सिग्मा बराबर 10 आप रख दीजिए। 70 माइनस 50 अपान 10 तो 20/10 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा x माइनस एम अपान सिग्मा, z बराबर क्या होता है, z बराबर क्या होता है x माइनस एम अपान सिग्मा। तो x बराबर क्या है 70, m बराबर 50 बटे सिग्मा बराबर क्या है 10, तो 70 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाता है, 20/10 बराबर 2 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग 40 का C प्लस 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध होता है। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना ए, मध्यमान सबसे अस्थायी और शुद्ध दोनों होता है, ठीक है। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चले, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा, ठीक है। चाहे गलत ही क्यों ना हो बट आप साथ में बने रहेंगे, सुधार करेंगे, ठीक है। तो बार बार आप लोग याद रखिए इस प्रश्न को, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिकल टाइप से, तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। प्रश्न है क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, एक कार्ल पियर्सन, बी स्पीयरमैन ने, सी स्किनर ने, डी एल्फोर्ड ने। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है सहसंबंध गुणांक का प्रसार है ए -1 से प्लस -1 से 0, बी -1 से +1, सी 0 से 1, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी -1 से +1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है, तो संख्या क्या है 2 4 2 2 7 9 10 12 5। तो ध्यान रखना माध्यांक पूछा है, मतलब माध्यिका पूछा है, तो आप लोग निकाल लीजिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 संख्या है, मतलब पदों की संख्या विषम है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है n+1/n+1/2 पद, ठीक है। तो आप फार्मूले में रख लीजिए, पहले इसको आरोही क्रम सजा लीजिए। सबसे छोटी 2 2 2 4 5 7 9 10 12, ये पदों की संख्या विषम है, तो फार्मूला क्या होगा n+1/2 पद, मतलब 9 पद है तो 9+1/2 मतलब 10 हो जाएगा, 10/2 तो 5वां पद, ठीक है। तो इसमें 5वां पद देखिए है कॉमन, तो 5वां पद आप ध्यान रखेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। क्लियर है आप लोग। पदों की संख्या पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए, ठीक है। फार्मूला मैंने क्या बताया था n+1/2 पद। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9+1/2 पद मतलब 10/2 मतलब 5 हो जाएगा, 5वां पद आ जाएगा। तो 5वां पद इसमें कौन सा है देख लीजिए, पहले संख्याओं को लिख लीजिए 2 2 2, 3 बार हो गया। अब उसके बाद क्या आ रहा है 5 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 के बाद क्या आ जाएगा ध्यान रखना 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा इस तरफ। तो इसमें 5वां पद कौन सा है 5 है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 44 का बी 5। अगला आरोही क्रम में बस, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित कौन सा सूत्र सही नहीं है, मतलब गलत है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, ये सही नहीं है। रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n-1, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो आप लोग देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है केली द्विधीकरण में उच्च तथा निम्न समूह का सही परसेंट है, ए 10%, बी 25%, सी 27%, डी 30%। सही जवाब हो जाएगा 46, ध्यान रखना सी 27%। इसको आप गूगल में जाकर सर्च करिए तो पूरा सॉल्व ही आ जाएगा, ठीक है। तो केली द्विधीकरण में उच्च तथा निम्न समूह का सही परसेंट कितना है 27, बाकी मॉडल में देखेंगे तो 30 दिया हुआ है जो गलत है, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। केली मेथड बराबर क्या होता है, फार्मूला ध्यान रखना सिग्मा P1Q अपान सिग्मा P0Q इंटू 100। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जब संख्याओं का मध्यमान होगा, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा, तो 9 6 13 8 14 कितनी संख्या है 5 संख्याओं को जोड़ दीजिए, उसके बाद बटे 5 कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। 47 का सही जवाब हो जाएगा ए 10। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी है जोड़ लीजिए, 9 6 13 8 14 बटे 5 कितना हो जाएगा 50/5 मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। सही जवाब इसका हो जाएगा ध्यान रखना 10, ये इसका सही जवाब है 47 का।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलक, डी प्रसार। तो सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी। प्रसार नहीं है, बाकी मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नंबरों में से बहुलांक बताइए। तो ध्यान रखना बहुलांक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए। तो 5 देखिए कितनी बार आया है, 5 1 1 2, 5 जो है 2 बार आया है, ठीक है। 9 9 1 बार आया है। 8 8 1 बार आया है। 7 7 2 बार आया है, 7 भी 2 बार आया है, ठीक है। 8 1 बार आया है, 7 2 बार आया है। 10 1 बार आया है, ठीक है। 6 जो है 2 बार आया है, 6 2 है 2 बार आया है। और 1 जो है 1 बार आया है। 2 जो है 1 बार आया है। 3 जो है 1 बार आया है। 4 1 बार आया है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि निम्नलिखित में नंबरों में से बहुलांक बताइए। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, 7। 7 जो है 7 जो है 3 बार आया, सबसे अधिक बार क्या आया है, 7 1 2 3। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 7 3 बार आया है। बाकी और चीजें देखो, 5 जो है 2 बार आया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुलांक बराबर क्या हो, जो सबसे अधिक बार आए। सबसे अधिक बार क्या आया है, 7 आया है इसमें। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह मान जिसका पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है बहुलांक कहलाता है। 7 सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हुई तो 7 उत्तर सही होगा, ठीक है। पसंद गुणांक का प्रसार है। तो ए -1 से +1 बी, 0 से 1 तक सी, 1 से 10 तक डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है? ए आयु प्रसार, बी समूह प्रसार, सी फलांग प्रसार, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, या किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? ए टाटे, बी गिलफोर्ड, सी बाउले, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बाउले। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का जन्मदाता है? ए गॉटफ्रायड, बी गिलफोर्ड, सी किंग, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए गॉटफ्रायड। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका भी हो सकता है कल से स्टार्ट कर दूंगा, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश करेंगे। तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर जो बच्चे अपने कॉलेज, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। प्रश्न है, ध्यान रखना, सांख्यिकी के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्रायड ओकेनवाल हैं। 1749 में किया था इन्होंने। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलक 6 एवं 18 है तो उसकी माध्यिका होगी। मैंने बताया कि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, उसमें लगा दीजिए आप, ठीक है। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। तो उसका माध्यिका पूछा, 3 माध्यिका, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है, 2 माध्य। तो इसमें क्या दिया गया है, मध्यमान एवं बहुलांक 6 है। बहुलांक 6 है, ठीक है। और मध्यमान कितना है, मध्यमान जो है आपका, ध्यान रखना, मध्यमान आपका 6 है, बहुलक 18 है। तो यहाँ पर 6 कर दीजिए, बहुलक कितना है, बहुलक जो है 18 है, तो यहाँ 18 कर दीजिए, ठीक है। 18 बराबर 3me-2 जो है 6, क्योंकि बहुलक मध्यमान बराबर 6 दिया गया है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 बराबर 3 माध्यिका -18, ठीक है। 18 इधर से 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। तो 12 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आपको भी पता है। तो इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 18 बराबर 3 माध्यिका -12। जब 12 इस तरफ ले जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 बराबर 3 माध्यिका, फिर माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 3 से भाग 2 हो जाएगा। माध्यिका बराबर 30/3 हो जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा 10। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का, ठीक है। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो इसका मान रख दीजिए 18 बहुलक दिया हुआ है, 3 माध्यिका -2 इंटू माध्य 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? तो आपको भी पता है इसका जो फार्मूला होता है, 1 से 100 तक संख्याएं जो भी जोड़ना है तो क्या होता है, n+1/2वां पद, ठीक है। तो 99 है तो कितना हो जाएगा, 99 +1/2वां पद बराबर हो जाएगा 99 इंटू 100/2 कर दीजिए, 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 और 99 में फिर 50 से गुणा कर दीजिए,
ध्यान रखना ये आ जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा, 55 का सही जवाब हो जाएगा सी, 50 हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बटे जो है समांतर माध्य का योग क्या होता है, सॉरी संख्याएं आता है, ठीक, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। समांतर माध्य तक निकालना है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इसमें संख्याएं कितनी है आप देखिए, संख्या इसका मध्यमान बराबर सूत्र भी ये भी होता है n प्लस n अपान, जो मैंने बताया आपको सूत्र क्या होता है, n कोष्टक के अंदर n प्लस 1 अपान 2, ठीक है। संख्याओं का योग यहाँ से आ जाएगा बटे संख्या, मध्यमान बराबर क्या होता है संख्या। तो यहाँ पर संख्या मध्यमान पूछा है, ठीक है, तो मध्यमान पूछा तो क्या हो जाएगा, हमने जो निकाला था संख्या कितनी हो जाएगी, 99 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 99 गुणित 50, लेकिन संख्याओं से भाग मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपान संख्या, ठीक है। जो हमने आपको बताया था ये फार्मूला, चाहे 1 से लेकर 1000 तक जोड़ना हो, मान लो 1 से 100 तक जोड़ना है तो n प्लस n अपान 1, ठीक है, 1 अपान 2, ये क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग हो जाए, निकल गया संख्या का योग कितना निकला है, 99 गुणित 50, ठीक है। अब मध्यमान पूछ रहा है तो मध्यमान बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, तो 99 गुणित 50 बटे 99, क्योंकि 99 संख्या है तो 99 कट गया, आ गया 50, ठीक है, 99 कट गया, सही जवाब हो जाएगा सी, 55 का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मानक विचलन की माप कौन सी है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति विचलन, सीसा संबंध, डी में से कोई नहीं, सही जवाब जो हो जाएगा बी, विचलन, मानक विचलन की माप कौन सी है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, विचलन। अगला प्रश्न है, मानक विचलन का सही सूत्र क्या है, सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, मानक विचलन बराबर होता है सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी अपान एन का होल वर्ग। अगला प्रश्न है, किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, चैपलिन। अगला प्रश्न है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान +95 है तो क्या क्या कहलाएगा, ए उच्च सहसंबंध, बी निम्न सहसंबंध, सी अति उच्च सहसंबंध, डी पूर्ण सहसंबंध, सही जवाब हो जाएगा सी, अति उच्च सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया, ए कार्ल पियर्सन, बी स्किनर, सी स्पीयरमैन, डी इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा सी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है, तो ए वास्तविक मध्यमान, बी कल्पित मध्यमान विधि, सी विकर्ण आरेख विधि, डी कोट अंतर विधि, सही जवाब हो जाएगा सी, विकर्ण आरेख विधि। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है, हमने देखा था मध्यमान सदैव क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए शून्य, लेकिन विचलन क्या होता है, एक होता है, तो दोनों याद रखना है, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव शून्य होता है और मानक विचलन एक होता है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों पूछा गया। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, 1 से 9 तक, और स्टेन होता तो 10 तक हो जाता है, ठीक है, इस चीज दोनों का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था, तो सही जवाब हो जाएगा बी, मैकॉल ने। अगला प्रश्न है, फलांग की त्रुटि है, ए स्थिर त्रुटि, बी प्रत्युत्तर की त्रुटियां, सी प्रत्याशा त्रुटि, डी समान त्रुटि, सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, प्रत्याशा की त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 66 का बी 1, और मध्यमान का 0, दोनों याद रखना। औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि है, सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, कल्पित मध्यमान विधि, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं, ए मापन, बी मूल्यांकन, सी मापन त्रुटि, डी आकलन, सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, मापन त्रुटि। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला, ए कैटिल, बी जॉनसन, सी सिम्पसन, डी मैकाले, सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना ए कैटिल। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का कार्य है, ये तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, बी तथ्यों की तुलना करना, सी जटिल तथ्यों को सरल बनाना, डी उपरोक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, NSSO का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछा है, सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। अगला प्रश्न है,
मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी। इनमें मानक विचलन तथा मध्यमान दोनों ही निश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की प्रकृति है, ए विज्ञान, बी विज्ञान एवं कला, सी कला, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विज्ञान एवं कला। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदव्यय होता है। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, 5। महत्वपूर्ण याद रखना, स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे अच्छा अर्थात सबसे उच्च होता है और एक स्टेनाइन प्राप्तांक वाला समूह सबसे निम्न होता है। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक का आधार होता है, ए मानक विचलन, बी मध्यमान, सी बहुलांक, डी प्राप्तांक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए मानक विचलन। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। सही जवाब हो जाएगा बी, रेमर्स, गेज तथा रूमेल। अगला प्रश्न है, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, सरल सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है, सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, गुण आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं। ए धनात्मक सहसंबंध, बी पियर्सन आर, सी कल्पित मान, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, पियर्सन आर। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण, कम से कम इस यूनिट से 25 क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए, इसी से मैक्सिमम आपका हो जाए, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है, यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने के पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा माध्यिका होगी। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, n+1/2 पद। मैंने आपको पहले बताया माध्यिका बराबर क्या होता है, जब विषम हो तो n+1/2 पद, ठीक है। और जब यही सम संख्या होती तो क्या होता, जब सम संख्या होती तो n/2 पद प्लस n/2+1 पद अपान 2 पद, ठीक है। ये सम संख्या का हो गया फॉर्मूला, तो ध्यान रखना आप लोग। सम संख्या का फार्मूला n+2 पद प्लस n/2, n यहाँ पर n+1/2, n/2+1/2 पद प्लस 2 हो जाएगा। मतलब एक तरह से जो हमने लिखा था आप देख लीजिएगा, n/2 पद प्लस n/2+1 पद बटे पूरे का 2। प्रतिगमन विश्लेषण माप है। ए संबंध की एक मात्रा एवं दिशा, बी संबंध की मात्रा का, सी कार्य एवं कर्ण संबंध का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T3 का बी, संबंध की मात्रा का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का मान शून्य होने पर प्रतिमान रेखाएं। सही जवाब हो जाएगा T4 का, ध्यान रखना सी, एक दूसरे पर लंब होगी। अगला प्रश्न है, वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल के मानक विचलन कहते हैं या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, रसेल का। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना सी, उसके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, कल्पित मध्यमान विधि। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के प्रकार हैं। तो ए प्राचल सांख्यिकी, बी अप्रचल सांख्यिकी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना आप लोग सी ए बी दोनों, प्राचल सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी दोनों, ध्यान रखना दोनों। अगला प्रश्न है, मध्यमान कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा T9 का सी, प्राप्तांक अंकों का औसत तथा संख्याओं का योग बटे संख्या, सी इसका सही। अगला प्रश्न है, मानक विचलन माप है। सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, विचलन का। अगला प्रश्न है, प्रसरण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, बाकर का। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में F किसका प्रतीक है। ए आवृत्तियों के योग का, बी आवृत्ति का, सी प्राप्तांक का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, आवृत्ति का। अगला प्रश्न है,
वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रसार क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, ए माध्यिका बी बहुलक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, माध्यिका और बहुलक दोनों। अगला प्रश्न है, 5, 10, 15 का समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10, 15, 15, 30 हो जाएगा, बटे 3 कर दीजिए, 10 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अगला प्रश्न है, जब अब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो, मध्य का अंक माध्यांक कहलाता है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, H.E. गैरेट का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए, इनका मध्यमान क्या होगा? तो 5 छात्र संख्याओं का योग जोड़ दीजिए, 50, 20, 15, 16, 17 कर दी, पूरे जोड़ के बटे 5 कर दीजिए, आ जाएगा। समांतर माध्य बराबर क्या? संख्याओं का योग बटे संख्या, तो 50, 20, 15, 16, 17 बटे 5, 118 बटे 5 अर्थात 23.6। इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 23.6 अर्थात सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना सी, 23। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18. का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है? ध्यान रखना, संख्याओं का योग बटे संख्या। आप देख लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ा जोड़ेंगे अगर तो 191 बटे 6 आ जाएगा, मतलब 31.83 आ जाएगा, ठीक है, 31.83। 98 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 31.83। आप लोग सॉल्व कर लिए, बहुत आसान है, ठीक है, इसे हल किए हैं। अगला प्रश्न है, मानक विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है, तो ये माध्यिका बी समांतर माध्य, सी बहुलक, डी गुणोत्तर माध्य। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए माध्यिका। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्राप्तांकों के मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 हो तो उसका बहुलक ज्ञात करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 100 का, ध्यान रखना ए, 23। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, फार्मूला को याद रखना। करीब 111 प्रश्न था, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 0 होता है और विचलन 1 होता है, दोनों याद रखना। जेड प्राप्तांक को यह भी कहते हैं, मतलब और क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सिग्मा प्राप्तांक और रिड्यूस्ड स्कोर दोनों। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक के सिग्मा तथा सिग्मा का मान 0 होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 1 और मध्यमान 0। अगला प्रश्न है, जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र चरों एवं आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, बहुचरित सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का पूर्णता अभाव है। सही जवाब हो जाएगा 105 का ए, 0। अगला प्रश्न है, सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि है। सही जवाब हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों, विक्षेप चित्र, काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दोनों। अगला प्रश्न है, वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, संचयी आवृत्ति वक्र। अगला प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, मध्यमान का गुण है, तो एक इसकी गणना करना आसान है, बी, यह निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है, सी, या केंद्रीय प्रवृत्तियों में तुलना का आधार है, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्यमान का दोष है, यह इसकी आवृत्तियों को ग्राफ में प्रदर्शन नहीं हो सकता, बी, इसको देखकर मान नहीं लगाया जा सकता, सी, या वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करता, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, मध्यांक का उपयोग किया जाता है जब ए, असमान वितरण की स्थिति में मध्यांक ज्ञात करना हो, बी, जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, सी, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का मान की आवश्यकता हो, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी तीनों। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। कुछ पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, पैराडाइज लिंगेर्ड नामक पुस्तक के लेखक जॉन मिल्टन है, ठीक है। स्टैटिस्टिक इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, या कथन है तो बोर्डिंग कर गठन का।
सांख्यिकी प्रश्नों का संग्रह, उसके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है, कथन है कैडाल का। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक 5 गुना बढ़ जाता है। सांख्यिकी में मध्यमांक को यम से, माध्यिका को यम डीएन से और बहुलक को यम ओ से निरूपित किया जाता है। सभी पद मूल्यों में 50 घटाने पर माध्य 50 कम हो जाएगा। P50 माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है। किसी विद्यालय के प्रोफेसर का मासिक औसत वेतन ज्ञात करने तथा कक्षा में छात्रों का औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। विचरण गुणांक का सूत्र है सिग्मा अपान ए इंटू 100। प्रमाणित त्रुटि सिग्मा अपान अंडररूट एन। GM बराबर AM अपान मतलब गुणात्मक श्रेणी बराबर ए अंडररूट AM इंटू HM। जेड स्कोर बराबर क्या होता है x माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्कोर बराबर क्या होता है 50 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। 10 स्कोर इसमें 10 होता है 5.5 प्लस 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। 9 स्कोर 5 प्लस 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप ध्यान रखना, अगला हम लोग फुल प्रैक्टिस कोशिश करेंगे 6 हल करेंगे, लेकिन उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग 7 बजे आइए, हम लोग 7 बजे ही हल करेंगे, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।